हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम वो लास्ट टॉपिक के पेंडिंग पोर्शन को कवर करेंगे जिसमें हम बायोलॉजी की इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज और उनके इन्वेंटर्स और डिस्कवरर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें वहाँ पे अगर आपको ऑप्शन आता है, क्वेश्चन आता है कैल्शियम की डिस्कवरी किसने की है, हम्फ्री डेवी। देखिए ये भी कुछ हद तक इम्पॉर्टेंट है। कॉलरा वैक्सीन जहाँ पे भी आएगा, रिमेंबर दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कॉलरा वैक्सीन आएगा तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रॉबर्ट कॉच। और आपको मैं बता दूं ये याद कैसे रहते हैं। एक दो बार इस ज़ुबान पे लाना है, दो तीन बार इसका रिवीजन करना है, बस हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ना ऑप्शन। ये थोड़ी वो सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग है कि आपको याद करना है। आपको बस इसको नज़र मारनी है, एक दो तीन रिवीजन होने हो गया फिनिश। इसी तरह से हेपेटाइटिस बी वैक्सीन वेरी इंपॉर्टेंट वैक्सीन है, बार्च ब्लैमबर्ग। इसी तरह से रुबेला वैक्सीन मेराइस हिलमैन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से नेक्स्ट इज स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, इसका जो डिस्कवरर है दैट इज एडवर्ड जेनर। प्लेग वैक्सीन, इसका जो डिस्कवरर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, वेल्डिमर हैफकिन। इसी तरह से पोलियो वैक्सीन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम साल्क्स वैक्सीन भी कहते हैं क्योंकि इसका जो डिस्कवरर है दैट इज जॉन्स एडवर्ड साल्क। इसी तरह स्पाइरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ओके, लिनस पालिंग। ये मतलब स्पाइरल स्ट्रक्चर आपको नहीं सीखना है कि क्या होता है, लेकिन ये कुछ हद तक बस याद रखेंगे आप। रिवीजन में एक बार आएगा, लेकिन आपको इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन नहीं है, वायरस है। हेपेटाइटिस बी वायरस, ये देखिए वैक्सीन यहाँ है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, इट इज़ हेपेटाइटिस बी वायरस, इट इज़ पैब्लो डी टी वैलेंजुला। ये भी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इंसुलिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या ये भी आप याद रखिए, इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर फ्रेडरिक जी बेंटिंग एंड जे मैक्लियॉड, एंड थर्ड भी कभी कभी ये देते हैं चार्ल्स एच बेस्ट, तीन का नाम। देखिए आपको वहाँ पे क्या होगा, आपको वहाँ पे ये होगा बेंटिंग एंड बेस्ट या बेंटिंग मैक्लियॉड एंड बेस्ट, ये तीन ऑप्शन दिए होंगे। ये लंबा नाम नहीं दिया होगा आपको। इसमें बेंटिंग याद रखना है, मैक्लियॉड याद रखना है, बेस्ट याद रखना है। बेंटिंग मैक्लियॉड बेस्ट ये आ सकता है। विटामिन ए कभी कभी आता है, इट इज़ FG हॉपकिंस। इसी तरह से नेक्स्ट इज विटामिन सी, ज़्यादा चांसेस नहीं है, इसको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, लेकिन आप बस रिवाइज कीजिए एक बार, अगर रहा या तो ठीक है, रहा नहीं या तो कोई टेंशन नहीं है। एल्बर्ट सेंट गोयार्जी। विटामिन B1 नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, क्रिश्चियन एजकमैन। विटामिन के हेनरिक डैम। विटामिन ई हर्बर्ट मैक्लियन इवांस, कैथरीन स्कॉट बाइशॉप, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। जिसको मैं टिक मारूंगा वो किसी भी हाल में आपको याद करना है। प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें हम एक ही स्पीशी ऑफ बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं लेबॉर्ट्री में। किसने सबसे पहले सिखाया था, दैट इज लिस्टर जे, जिसने किया था। राइबोसोम्स ये आ सकता है, इनको हम पैलेड पार्टिकल्स भी कहते हैं बिकॉज दे वर डिस्कवर्ड बाय पैलेड। न्यूक्लियोलस डाल सकते हैं बाय फोंटाना। माइक्रोफिलामेंट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, दिस इज पेल्विस ईटल जहाँ भी होता है इसका मतलब है उनके साथ साथ कुछ जो रिसर्चर्स होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, रॉबर्ट एंड फ्रांसिस। स्पिंडल एंड एस्ट्रल रेज, बीवियर्स, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, सेल के रिलेटेड है। सेल डिवीजन ये डाल सकते हैं, ह्यूगो वॉन मोहल। इसी तरह से माइटोसिस इंपॉर्टेंट, वाल्थर फ्लेमिंग। मियोसिस ऑस्कर हर्टविग, वाल्थर फ्लेमिंग, ऑस्कर हर्टविग। मेरे साथ साथ ये ज़ुबान पे लाना, फिर ये याद रहता है। म्यूटेशंस, इसमें वहाँ पे एक ही ऑप्शन होगी, वहाँ पे खाली ये दिया होगा मॉर्गन, TH मॉर्गन। क्या दिया होगा, TH मॉर्गन। लेकिन कहीं कहीं पे वो TH मीन्स थॉमस हंट मॉर्गन, कहीं कहीं पे वो दो नाम होते हैं, लिलियन वागन मॉर्गन, दोनों मॉर्गन है। तो आपके वहाँ यही दिया होगा TH मॉर्गन ऑप्शन।
हो सकता है इसके चांसेस, ये वाला आने के चांसेस है, इसके चांसेस थोड़े हैं, ठीक है, ओके। इसी तरह से आपको फिर नेक्स्ट जो याद रखना है, दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। दिस वाज डिस्कवर्ड बाय दैट इज़ पोर्टर, ये भी याद रखना है। गोल्गी बॉडीज, कैमिलो गोल्गी, कैमिलो गोल्गी। कोएंजाइम ए, इसके कम चांसेस है। सी लिपमैन, कम चांसेस है। सेंट्रल डॉगमा, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आपको पता है उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज़ डीएनए, मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डीएनए से पहले डीएनए पे इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन बनाने के लिए, जो प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत ही अहम रोल अदा करता है, चाहे एज एंजाइम एक्ट करे, चाहे हमारे स्ट्रक्चर को बनाए, या चाहे हमें कुछ रिएक्शंस वो कराए, या किसी भी तरीके से हार्मोन हो वो कोई भी। अब ये प्रोटीन हमारी बॉडी में कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, लेकिन डीएनए से ही ये प्रोटीन बनता है। डीएनए से पहले एक डीएनए पे इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन बनाने के लिए, लेकिन डीएनए से पहले एक ट्रांजिटरी, एक इंफॉर्मेटरी मॉलिक्यूल बनता है जिसे हम कहते हैं आरएनए। डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन आरएनए को देता है, फिर जाके ये आरएनए इंफॉर्मेशन देता है किसको, क्या बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। तो ये ऐसे चलती है इंफॉर्मेशन। दिस इज़ कॉल्ड द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब ये फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, हो सकता है पूछ सकते हैं। फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, स्ट्रासबर्गर, ई स्ट्रासबर्गर, ज़्यादा चांसेस नहीं है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे सकते हैं, दैट इज़ आर.एच. विटैकर। ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलेजन, कोलेजन जो सबसे अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल्स में, उसमें हम ट्रिपल हेलिकल ऐसे स्ट्रक्चर बनता है उसका, ठीक है। तो ये वाला किसने, रामाचंद्रन ने दिया था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑक्सीजन, ये याद रखिएगा, कार्ल विल्हेम, कार्ल विल्हेम, ये याद रखिएगा। नेचुरल सिलेक्शन आए या थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आए, तो दोनों में चार्ल्स डार्विन है। चांसेस है कुछ हद तक। देखिए जो प्रोमिनेंट चीज़ें होती हैं ना, जो हमने ज़्यादा सुनी होती हैं, वो डाल सकते हैं वो। जैसे ये वाला तो इसके चांसेस नहीं है। कोलेजन, पहले तो कोलेजन ही पता नहीं होता है जनरल साइंस में, फिर उसका ट्रिपल हेलिकल मॉडल उतना नहीं। जो आपको लगता है ना, हमने सुना है कहीं, या लगता है कि ये वो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये याद रखिएगा। इसी तरह से लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इंपॉर्टेंट, ग्रीगर जॉन मेंडल, जिसे फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस हो गया कैरेक्टर्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में चलना, ठीक है। इसी तरह से ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, एडवर्ड्स एंड स्टेप्टो, ठीक है, ये डॉक्टर्स के नाम, एडवर्ड्स एंड स्टेप्टो। किडनी डायलिसिस विलियम जॉन कॉल्फ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैक्टीरिया ऑफ लेप्रेसी का बैक्टीरिया, G.H. आर्मर हैंसन, हैंसन्स मैंने हम बताया था आपको, हैंसन्स डिजीज़ भी इसको कहते हैं, बैक्टीरिया लेप्रोसी को मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये वहाँ पे भी याद रहेगी या यहाँ पे भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है। इसी तरह से वैक्सीनेशन अगर इन जनरल आता है, आपको हमने कहा ना वैक्सीन इसमें स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वगैरह वगैरह वगैरह, अगर जनरल में आता है वैक्सीनेशन, सबसे पहले किसने डिस्कवर की, दैट इज़ एडवर्ड जीनर। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, इट इज़, अगर ये आता है चांसेस कम ही है, लेकिन आ सकता है अर्नेस्ट हैकल, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना। इसी तरह से 5 ग्रुप्स में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना, दैट इज़ 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी, अर्नेस्ट हैकल ने। टर्नर सिंड्रोम, ये फीमेल में होता है ये सिंड्रोम, ये किसने, हेनरी टर्नर ने दिया है। इसी तरह से इसकी खोज की है। इसी तरह से थायरॉक्सिन, जो हार्मोन हम पढ़ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम में, एडवर्ड कैल्विन कैंडल। इसके देखिए, इसमें से आपको ये भी याद रखेंगे, ठीक है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, आप ये भी याद रखेंगे थायरॉक्सिन भी, ये इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डन बाय किसने, स्टेफन हेल्स। कार्बन डेटिंग, इससे हम पुराने जो फॉसिल्स होते हैं उनकी एज मालूम करते हैं, ठीक है, उनमें कार्बन कंटेंट को देखते हैं और देखते हैं कि कितनी रेडियोएक्टिविटी हुई है, हाफ लाइफ सिस्टम होता है उसमें, वो आपको सीखने। लेकिन कार्बन डेटिंग जो जिसने दिया है दैट इज़ विलर्ड लिबे डायरेक्टली वहाँ पे ऑप्शन होगी लिबे। ये भी कुछ हद तक इंपॉर्टेंट। क्लोरोमाइसिन एंटीबायोटिक नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ब्रुक होल्डर। सबसे पहली वायरल डिजीज़ जो
एनिमल्स की है, जिसे हम क्या कहते हैं, फुट एंड माउथ डिजीज़ वायरस। ये फ्रेडरिच लोफर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस, एम्बिडेन, MEYER, मेयरहॉफ एंड परनास, इसको हम EMP पाथवे भी कहते हैं, EMP पाथवे। ये रेस्पिरेशन में पहला स्टेप होता है, एम्बिडेन, मेयरहॉफ एंड परनास। तो ग्लाइकोलाइसिस इसको चलो ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, हर्बर्ट F कोपलैंड, वहाँ पे डायरेक्टली कोपलैंड लिखा होगा, आप इसको भी याद रखें। ग्लाइऑक्सिसोम्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, हैरी बीवियर्स एंड ब्रेडन-बैच, हैरी बीवियर्स एंड ब्रेडन-बैच, ये याद नहीं रखना आपको ज़्यादा। हीमोफीलिया जॉन सी ओटो, इसको याद रखेंगे। हीमोफीलिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होती है, अगर जख्म आ गया तो फिर ब्लीडिंग चलती है। इसी तरह से ये भी इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी किसने की थी, दैट इज़ क्रिश्चियन बर्नार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हैरान नहीं होना कि हार्ट भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। देखो जब इंसान मर जाता है ना, पहले उसमें ब्रेन डेथ होती है, ब्रेन फंक्शन करना छोड़ देता है, फिर कुछ टाइम बाद उसका हार्ट कुछ टाइम तक रहता है, फिर उसके बाद अगर तब तक वो ट्रांसप्लांट किया जाएगा तो वो हार्ट फंक्शनल रहेगा दूसरे में। तो ये दिस वाज डन बाय क्रिश्चियन बर्नार्ड, ठीक है। HIV, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जो है, दिस वाज डिस्कवर्ड बाय ल्यूक मोंटैग्नियर। इसी तरह से ह्यूमन जीन थेरेपी, जिसमें जेनेटिक डिफेक्ट्स जो ह्यूमन बींग्स में होते हैं उनमें करेक्ट वर्जन ऑफ द जीन डाला जाएगा। तो उनमें जो जीन्स की डिफेक्टिव जीन होने की वजह से जो बॉडी की फंक्शन बराबर नहीं होती है, अगर उनमें करेक्ट जो वर्जन ऑफ जीन आता है तो उनमें फंक्शन बराबर होती है। ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है ह्यूमन बींग्स में, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिनको ट्रीट किया गया है, लेकिन सारे भी नहीं हुए हैं। तो इसका अलग सिस्टम है फिर कैसे होता है जर्म लाइन जीन थेरेपी बाकी। लेकिन ह्यूमन जीन थेरेपी जो है, इसकी बुनियाद किसने डाली थी, मार्टिन क्लाइव ने। ये डाल सकते हैं, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन की जो एग्रीकल्चर में है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा आना, ठीक है, जो हमने पंजाब में किया था, यहाँ पे इंडिया में पंजाब में हुआ था। दैट इज़ नॉर्मन ई बरलॉग, दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय नॉर्मन ई बरलॉग एंड आई थिंक दिस इज एंड। अब आपको मैं क्लास आगे क्या पढ़ाऊँगा, देखिए मैं एक दो बातें आपसे शेयर करूँगा। मैंने आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में डिटेल्ड लेक्चर्स दिए पहले, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया साहब सब कुछ, तो वो हमने किया है ह्यूमन बॉडी के बारे में। उसके बाद मैंने इसको समराइज़ किया इन द फॉर्म ऑफ 2 लेक्चर्स, जिनमें हमने क्या किया, जो फैक्ट बेस्ड पे हमने वो लेक्चर्स बनाए थे, मैंने वो जॉट डाउन किए थे। इसी तरह से मैंने आपको फिर इसके बाद न्यूट्रिशन पढ़ाया, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ाया, जिसमें हमने पहले न्यूट्रिशन के टाइप्स वगैरह सारे पढ़ा दिए। इसमें मैंने डिटेल्स पढ़ाई बट मैंने इसको कंपाइल करके आपको शॉर्ट में नहीं दिया। ये मैं एक बार करूँगा, ठीक है। दिस विल बी वन लेक्चर, ये कभी मैं दे सकता हूँ, आप अभी रिवाइज़ कीजिए, कोई टेंशन नहीं। आपके काफ़ी सारे लेक्चर आ रहे हैं ना आजकल, आपका केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो गया, सब भी आ रहे हैं लेक्चर्स, तो मैं आराम से दूँगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। हो सकता है कल दे दूँ या परसों। तो हो गया ये एक। दूसरा, इसमें आपके जहन में ये भी होगा कि हाँ, इसमें इस लेक्चर में मैं वो समअप करूँगा, और समअप करने के साथ साथ मैं इसी में क्या करूँगा, आपके जो थोड़ा सा मिनरल न्यूट्रिशन जो प्लांट्स का है वो पढ़ाऊँगा थोड़ा सा उसमें, जिसमें आप जाइलम के बारे में पढ़ेंगे, फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे, एक्सेंट ऑफ सैप के बारे में पढ़ेंगे, और थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे जो भी डिफरेंट डिजीज़ होती हैं प्लांट्स में, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और इसी में थोड़ा सा मैं इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स के बारे में पढ़ाऊँगा। इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स के कुछ 4-5 नाम बताऊँगा, वो याद रखेंगे, बाकी पढ़ना नहीं है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है, बस कुछ नाम आपको याद रखना है और थोड़ा सा समझना है कि क्यों खाते हैं वो इंसेक्ट्स, किस तरह से, क्या मजबूरी पड़ती है, बस वो याद रखना है। हो गया ये सम अप, ठीक है।
इसका एक लेक्चर में इसी में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ही मैं आपको थोड़ा विटामिन्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा। हो सकता है मैं ये एक लेक्चर में करूँ या 2 लेक्चर में, मगर मैं कोशिश करूँगा इन 1 लेक्चर ये रिवीजन हो जाए। देखिए आपका सिलेबस फिनिश्ड है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और भी कुछ आपके लिए बेनिफिशियल करूँ। हो गया ये। इसके बाद मैंने आपको डिजीज़ जो पढ़ाया उसमें कोई शॉर्ट वर्ड नहीं करना है, वो डायरेक्टली आपको वैसे के वैसे ही पढ़ना है, ठीक है। फिर कुछ स्टूडेंट्स, और ये वाला लेक्चर भी ऐसे के ऐसे ही है जिसमें हमने लास्ट में इसके बारे में पढ़ रहे हैं, इन्वेंशंस एंड देयर इन्वेंटर्स। ये छोड़िए, ये इसी तरह से आपको पढ़ना है। अब कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप हमें सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ाइए, थोड़ा सा आपके सिलेबस में इन्होंने नहीं दिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप वो पढ़ें, पहले मैं सोचता हूँ कि आप सिलेबस को रिवाइज़ कीजिए, इसको क्लियर कीजिए 100%, बार बार 2-3 बार पढ़िए, क्योंकि सेल बायोलॉजी में इन्होंने नहीं मतलब सिलेबस में नहीं रखा है। फिर भी अगर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ना चाहते हैं तो वो मैं पढ़ाऊँगा पहले, लेकिन आप ये सारा रिवाइज़ कीजिए। और आप कह रहे थे कि ऑब्जेक्टिव वगैरह, ये आप सारा रिवाइज़ कीजिए। ऑब्जेक्टिव आपके मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है, आपके मार्केट में बहुत सारी बुक्स होती हैं, या नेट पे भी आप काफ़ी सारी साइट्स पे सर्च कर सकते हैं। फ़लानी टॉपिक है, कोई भी टॉपिक ले लेंगे आप, उस पर ऑब्जेक्टिव्स दिए होंगे, तो ऑब्जेक्टिव 10, 15, 20 दिए होंगे, वो करने हैं, वो बराबर आपके एसएससी के हिसाब से आएंगे या एसएसबी के हिसाब से आएंगे। वो ऑब्जेक्टिव्स आप करेंगे, जहाँ आपको प्रॉब्लम रहेगी आप मुझे बता सकते हैं वहाँ पे, और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करूँगा। बाकी थैंक यू सो मच। आपका सिलेबस ऑलरेडी फिनिश्ड है, कुछ मैं एक्स्ट्रा भी पढ़ाऊँगा। थैंक यू सो मच।